हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम जो गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के द्वारा यूनिट टेस्ट 2 का आयोजन किया गया था, उसमें नामा के मूल तत्व यानी कि हमारा अकाउंट सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शंस के अंदर हमको क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में MCQ, सेकंड में 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं और उसके बाद में शॉर्ट सम्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं 2। उनमें से हमको 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर उसका उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि साझेदारी करार पत्र में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान न किया गया हो तो कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। तो देखो, पूंजी पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और साथ के साथ हमको कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा इसकी गणना पूछी गई है। तो देखो, पूंजी पर ब्याज का अगर कोई प्रावधान ना हो तो उस पर ब्याज चुकाया नहीं जाता है। अगर प्रावधान किया गया तो ही ब्याज चुकाया जाता है, प्रावधान ना किया गया तो कोई ब्याज चुकाया जाता नहीं है। तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन है ड, कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन हो तब बनाया जाता है। तो साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन के समय हम क्या तैयार करते हैं, तो यहाँ हमारे पास में आएगा पुनः मूल्यांकन खाता। साझेदारी पेढ़ी का जब पुनर्गठन होता है तो हमारी संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करने के लिए हम क्या तैयार करते हैं, एक पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन रहेगा बी, पुनः मूल्यांकन खाता। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। तो ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, ख्याति ये हमारी अदृश्य संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, हमारी अदृश्य संपत्ति है, तो वो हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, साझेदारी का पुनर्गठन किसे कहते हैं। तो इसकी व्याख्या हमारे पास है, भिन्न भिन्न कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन को हम साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। भिन्न भिन्न कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी का पुनर्गठन कहेंगे। ये हमारा विभाग बी के 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे जो 1 मार्क के थे। अब आगे हम सेक्शन सी की बात करते हैं। तो देखो, सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीड करते हैं हम। सेक्शन सी में है, ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी 4,50,000 है। उनकी पूंजी का अनुपात है 1:3:2। ये सब हमको ध्यान से देखना है। ए, बी और सी कैसे हैं, समान हिस्से के साझेदार हैं और उनकी पूंजी कितनी है, 4,50,000। तीनों की मिलाकर पूंजी दी हुई है हमको 4,50,000 रुपये और पूंजी का अनुपात दिया हुआ है 1:3:2। उसके बाद लिखा है कि पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। तो ये हमको नोट डाउन कर लेना है सारी चीज़ें कि पहले तीनों पार्टनर्स के नाम हमारे पास हैं, कितने हैं, ए, बी और सी। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, उनकी पूंजी दी हुई है 4,50,000। उनकी पूंजी का अनुपात भी हमारे पास में है 1:3:2। लास्ट में पूंजी पर ब्याज का दर है 9% है। और साझेदार सी यानी कि एक स्पेशल साझेदार यहाँ पर सी है, उसको पूंजी के ब्याज के साथ 73,500 रुपये मिलते हैं। ओके, तो साझेदार ए और बी को पूंजी के ब्याज के साथ कितना रुपया मिलेगा, क्वेश्चन हमको माइंड में रखना है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो सेक्शन सी के अंदर हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो वहाँ पे देखो हमको क्या बोला गया था, 3 साझेदार हैं ए, बी, सी। तो देखो हमने यहाँ पर तीनों साझेदारों को लिख दिया है, ए, बी और सी, और उनका कुल।
तो लाभ हानि का अनुपात हमको दिया हुआ था सामान्य हिस्से के साझेदार। तो देखो हमने अनुपात लिख दिया है 1 1 1। सामान्य हिस्से के साझेदार यानी कि हम 1 1 1 लिख सकते हैं। उनका कुल होता है टोटल 3। उसके बाद पूंजी का अनुपात भी इन लोगों ने दिया था 1 3 और 2, तो उसका टोटल होता है 6। और कुल पूंजी हमको दी थी 4,50,000, वो भी हमने यहाँ नोट डाउन करके रखी है। उसके साथ में पूंजी पर ब्याज दिया था, पूंजी पर ब्याज भी हमारे पास यहाँ पर है 9%। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो एक ही पूंजी हमको निकालनी है। पहले हम तीनों की साझेदारों की अलग अलग पूंजी निकाल लेते हैं, फिर उन पर पूंजी का ब्याज निकालेंगे। तो एक ही पूंजी कैसे निकलेगी, उसका अनुपात दिया है, उस अनुपात में हमको बांट देनी है। तो देखो कुल पूंजी 4,50,000, तो एक ही पूंजी बराबर कुल पूंजी 4,50,000 गुणा एक का पूंजी का अनुपात 1 और उसका टोटल कितना होता है 6। तो 1 गुणा करेंगे और 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 75,000। ये कैलकुलेटर में करके चेक कर लेना है। उसके बाद में बी दिया हुआ है, तो बी की पूंजी है हमारे पास 4,50,000 गुणा बी का कितना अनुपात है 3, तो 3 लिखा गुणा में, बटे में कुल कितना है पूंजी का अनुपात का 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। तो 2,25,000 हमारे पास इस तरह से है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद में आएगा, तो वो देखो यहाँ रेडी हो गया है। उसके बाद में सी की पूंजी, तो 4,50,000 जो सी की कुल पूंजी वो गुणा 2 कितना है इसका अनुपात है सी का, देखो सी का अनुपात 2 और कुल अनुपात कितना है 6, तो 6 से भाग दिया है और हमारे पास कितना है ऐसे 1,50,000 रुपये आया है। ये हमारी तीनों साझेदारों की पूंजी निकल गई, ए बी और सी की 75,000, 2,25,000 और 1,50,000। अब आगे चलते हैं हम, एक ही पूंजी पर ब्याज। तो सबकी पूंजी पर ब्याज कितना है 9% है। तो एक ही पूंजी पर ब्याज कैसे होगा 75,000 एक ही पूंजी जो हमने निकाली थी, ऊपर देखो ये हमारे पास लिखी हुई है, एक ही पूंजी हमारे पास लिखी 75,000, तो 75,000 गुणा 9% का ब्याज है, तो 9% से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास 67,50 आएगा, तो वो लिखना है। बी की पूंजी पर ब्याज गिनना है, तो देखो बी की पूंजी कितनी है 2,25,000 है, वो ये रही हमारे पास में। उसका 9% किया तो कितना आया 20,250। अब ऐसे ही हम करेंगे सी की पूंजी पर ब्याज, तो सी की पूंजी कितनी है 1,50,000 है हमारे पास दी हुई है, उसका 9% करेंगे कितना आएगा 13,500। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने पहले कैलकुलेट करके रख ली है। अब क्या करना है कि सी को मिलने वाली कुल रकम पता है हमको 73,500 है। कितनी है हमारे पास सी को मिलने वाली रकम 73,500 है, ठीक है। तो सी की पूंजी कुल मिलने वाली रकम, तो अब सी को ब्याज के बाद कितनी रकम मिलती है, तो देखो सी का ब्याज इस पूंजी की रकम मिलती है उसमें से माइनस कर देंगे पूंजी के बाद की रकम में से, तो 73,500 माइनस उसका ब्याज कितना था 13,500 जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, गणना की थी, और उसके बाद माइनस करने बाद शुद्ध लाभ इसको जो कितना मिलता है ब्याज के बाद की रकम 60,000 मिलती है। तो ये 60,000 इसका सी का लाभ हुआ। अब तीनों साझेदारों का अनुपात कितना था लाभ हानि का, तो देखो लाभ हानि वितरण का अनुपात कैसा था, तीनों साझेदारों का समान था, इसलिए तीनों साझेदारों का लाभ भी कितना होगा समान होगा, यानी 60,000 60,000 60,000। उसके बाद हम क्या करेंगे ए का लाभ निकालेंगे, तो ए को ब्याज के साथ मिलने वाली रकम, तो लाभ है तीनों साझेदारों का 60,000 प्लस ब्याज कितना है 6,750, तो दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 66,750। इसी तरह हम क्या करेंगे बी का भी निकालेंगे, तो बी को ब्याज की रकम 60,000 जो हमारा था वो तो है ही लाभ, प्लस ब्याज कितना मिला था बी को 20,250, टोटल होगा 80,250। तो बी की रकम भी हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्वेश्चन हम रीड करेंगे पहले। भावेश, विपुल और हीरल एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। वे लाभ हानि 2:2:1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभ हानि बांटने का प्रमाण 3:2:1 करना निश्चित किया है। इस माहिती पर से त्याग का प्रमाण ज्ञात कीजिए। ये हमारे चैप्टर 4 का क्वेश्चन है।
चैप्टर 4 के अंदर हमको पुराना अनुपात दिया हुआ है, वो है 2:1, और हमको नया अनुपात लिखा हुआ है जो भविष्य में करने वाले हैं वो नया होगा, तो वो है 3:2:1। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के स्तर से करेंगे। तो भावेश, विपुल और हिरल 3 साझेदार हैं, तो तीनों साझेदारों का नाम लिखेंगे। फिर लास्ट में हम कुल बनाएंगे। तो पुराना अनुपात है 2:2:1। तो 2:2:1 जो है तो उसका टोटल होगा 5। उसके बाद में नया अनुपात भी हमको दिया हुआ था 3:2:1, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर 3:2:1, और टोटल होता है उसका 6। अब त्याग का सूत्र यूज़ करना है। तो त्याग का प्रमाण बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो 3 साझेदार थे भावेश, तो भावेश का हम पहले त्याग निकालेंगे। तो भावेश के अंदर पहले पुराना कितना था हमारे पास में 2 बटे में कितना है उसके 5, तो ये भावेश का पुराना भाग बन जाएगा। पुराना अनुपात को भाग में बदलने के लिए कुल से भाग देंगे, तो 2/5। नया कितना उसका 3/6, तो 3/6। अब इसको सॉल्यूशन करना है। 5 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, तो कितना आएगा 5 संग 30। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का और 2 का। ओके, तो 6 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 × 2 12, और 5 का 3 से करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारे पास में 5 दिया 15, तो 12 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और बटे में 30 था तो 30 का 30 रखेंगे, और माइनस में आता है और त्याग का सूत्र हो तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, लाभ, तो वो लिखना है। इसी प्रकार विपुल का त्याग है वो भी याद करेंगे। 2/5 दिया हुआ है, तो देखो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। कहाँ है हमारे पास में, देखो विपुल का 2 और उसके बटे में कुल 5 है, तो बटे में 2/5। और नया अनुपात है तो नए में 2/6 हमारे पास में, यहाँ है 2/6। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, और फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हमारे पास रहेगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10। क्रॉस मल्टीप्लाई हमको यहाँ पर करना है, इसके लिए बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, तो 12 - 10 कितना आएगा 2/30। इसी प्रकार किसका करना है हमको, हिरल का करना है। तो हिरल के अंदर भी उसका अनुपात कितना है, पुराना है 1/5, तो 1/5, और नया कितना हमारे पास में 1/6, तो उन दोनों को हम लिखेंगे 1/5 और 1/6। इसका अनुपात निकालेंगे 30 आएगा एलसीएम, 6 एकम 6 और 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई चौकड़ी गुणाकर करेंगे तो 6 में से 5 गए तो 1/30 दिया हुआ है, तो 30, तो हमारे पास प्लस में आएगा 1/30। अब त्याग का प्रमाण भी निकालने के लिए बोला हुआ है, तो त्याग का प्रमाण हमारे पास जो प्लस में आए उनका हम त्याग का प्रमाण लिखेंगे। 2 और 1 आ रहा है, बटे में 30 समान है, तो अनुपात कितना होगा 2:1। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। तो सेक्शन डी में हमारे पास 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित जानकारी पर से नैऋत्य और ऋत्विक की साझेदारी पेढ़ी की ख्याति की कीमत भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति के अनुसार कीजिए। तो उसमें हमको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इन्फॉर्मेशन के बेस पर डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन है वो देखना है। स्टेप 1 हमारे पास में यहाँ पर होता है, पूरा ये ब्रैकेट बना लेना है। टेबल जो है उसके अंदर विनियोजित पूंजी होती है, उसका सूत्र है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो पेपर में हमको दिया हुआ है कुल संपत्ति 6 लाख रुपये और कुल दायित्व दिया हुआ है हमारा 1,70,000 रुपये। तो 6 लाख में से 1,70,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4,30,000। उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है हमारा अपेक्षित मुआवजा का दर। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास अपेक्षित मुआवजा का दर किताब में लिखा हुआ है पेपर के अंदर ही, कितना है 10%, तो 10% होगा, वो भी हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद में औसत लाभ निकालना है। तो देखो औसत लाभ के अंदर हमको अलग अलग वर्ष दिए थे और लाभ दिया था। तो वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18,
18-19 थे, उन सब का लाभ हमको क्रमशः 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 और 90,000 दिया। यहाँ देखो लाभ सतत बढ़ रहा है, पहले 45 था, फिर 50, फिर 65, फिर 75 और फिर 90, और सतत लाभ बढ़ता हो तो हम कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं औसत लाभ निकालने के लिए? भारित औसत लाभ की। तो भारित औसत लाभ की पद्धति में हम क्या देते हैं, पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, भार और भारित लाभ। तो भार देते हैं हम 1, 2, 3, 4 और 5, जितने वर्ष हो वहाँ तक हमको ये कंटिन्यू रखना है। 3 हो तो 3, 4 हो तो 4 और 5 है तो 5। तो यहाँ पर 5 वर्ष दिए हैं तो हमने 1 से 5 तक उनको भार दे दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल होता है भार का 15। उसी प्रकार हमको भारित लाभ दिया, तो भार और लाभ दोनों को गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? भारित लाभ। तो 45,000 गुणा 1 किया तो 45,000, 50,000 गुणा 2 किया तो 1,00,000, 65,000 गुणा 3 किया है तो 1,95,000 आ रहा है, 75,000 गुणा 4 किया तो 3,00,000 आ रहा है, और 90,000 गुणा 5 किया तो 4,50,000। उसी प्रकार टोटल करेंगे तो उसका टोटल आएगा 10,90,000। ठीक है, तो भारित औसत लाभ हम निकालेंगे। तो भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होता है? कुल भारित लाभ, यानी हमने जो भारित लाभ निकाला था उसका टोटल, और भार कुल भार यानी भार का हमारा टोटल कुल भार। 10,90,000 भागे 15 करेंगे तो 72,667 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? पूंजीकृत लाभ निकालेंगे। तो पूंजीकृत लाभ कैसे निकलता है? उसका सूत्र है हमारे पास औसत लाभ, यानी भारित वाली पद्धति है तो भारित औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजा का दर। तो ये हमारा इसका पूंजीगत लाभ का स्टेप 4 का सूत्र है हमारे पास। ये 1 बाय 1 हमको देखते जाना है। उसके बाद में हमको क्या लिखा हुआ है? 72,667 जो कि हमारा औसत लाभ था वो लिखा, बटे अपेक्षित मुआवजा का दर कितना था? 10%। तो प्रतिशत का साइन लगाना कंपलसरी रहेगा यहाँ पर। तो 72,667 बटे भाग का चिन्ह लगाएंगे, 10 लिखेंगे और उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह हम दबाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 7,26,670। क्या मिलेगा? 7,26,670 हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है स्टेप 4 का। उसके बाद हमको स्टेप 5 में क्या निकालना होता है? ख्याति। तो ख्याति का सूत्र है पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। पूंजीकृत वाली जो पद्धति होती है उसके अंदर हमारा सूत्र होता है ख्याति का कि पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। तो 7,26,670 माइनस 4,30,000 तो कितना आएगा? 2,96,670 हमारे पास आएगा। अब आगे ये हमारा इसका ख्याति आ गई है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बाकी रहा है, वो हमारा वार्षिक हिसाब है। तो उसके लिए पेपर साइड के साइड में देखते जाना है। यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन किस तरह से है वो भी यहाँ देखते जाना। एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, धर्म और कर्म एक साझेदारी पेड़ी के समान हिस्से में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। देखो उनका लाभानी का अनुपात कैसा है? समान भाग। निम्नलिखित माहिती पर से वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। हम लोगों ने बोल दिया है कि हमको क्या तैयार करना है? वार्षिक हिसाब तैयार करना है। तो वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए क्या क्या होगा? देखो यहाँ पर हमको सकल तलपट दी होती है, ओके, कच्ची तलपट जिसको हम बोलते हैं। उसमें एक साइड में उधार बाकी दी हुई है और दूसरी साइड में जमा बाकी दी हुई है। तो यहाँ पर जमा बाकियों में हम पहले देखते हैं पूंजी दी है, बिक्री दी है, माल वापसी उधार दिया है। उसके बाद में माल वापसी उधार को हम बोलते हैं खरीद वापसी। उसके बाद में देना दिया है, देना यानी कि हमारे लिए क्या होंगे? लेनदार। उसके बाद में अदत मजदूरी दी है, धर्म की लोन दी है, प्राप्त बट्टा दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है। उसके बाद हम उधार बाकियों की तरफ नज़र मारते हैं तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है? आहरण दिया है धर्म और कर्म दोनों साझेदारों का। तो धर्म का आहरण 24,500 है, कर्म का आहरण 5,000 है, प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है 15,000, खरीदी दी है 80,000, माल वापसी जमा दिया है यानी कि बिक्री वापसी 3,000, लेना यानी कि हमको क्या दिया हुआ है? देनदार 27,400 के दिए हैं, वेतन दिया है लेकिन उसके अंदर हिडन ट्रांजैक्शन यानी कि गुप्त समायोजन है
13,200। ऑफिस यंत्र दिए हैं वो कितने हैं, 71,760। यंत्र पर घिसाई दी है 6240, ये पुरानी घिसाई है हमारी। मकान दिया हुआ है 80,000। मजदूरी दी है 1600। बीमा प्रीमियम 1800। दिया बट्टा 3200। लोन पर ब्याज 1800। फर्नीचर 87,000। स्टेशनरी खर्च 7,000। विज्ञापन खर्च 36,000। रोकड़ शेष दी हुई है हमको 51,200। और बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमको दिया हुआ 5,15,700। तो आगे समायोजन दिए हैं हमको 4, वो भी देखते हैं। अंतिम स्टॉक 21,000 है। अंतिम स्टॉक कितना है, 21,000 है, जिसमें स्टेशनरी स्टॉक 2,000 शामिल है। यानी ये स्टॉक है, ये हमारा 2 अलग अलग प्रकार का स्टॉक है। एक अंतिम स्टॉक और दूसरा उसके अंदर समाहित है स्टेशनरी स्टॉक 2,000 का। तो जब भी समायोजन दिए तो पहले हम उसको टिक कर लेते हैं हमारे यहाँ पर। तो अंतिम स्टॉक हमारा कहाँ टिक मार्क होता है, कहीं नहीं होता, लेकिन स्टेशनरी स्टॉक है वो हमारा टिक मार्क होगा नंबर 1 करके। किस पर, स्टेशनरी स्टॉक है तो स्टेशनरी खर्च पर होगा। तो स्टेशनरी खर्च पर यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर, यानी कि ये हमारा टिक मार्क वाला है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यंत्र पर घिसाई का दर बढ़ाना है तो यंत्र को टिक मार्क करना पड़ेगा। तो देखो ऑफिस यंत्र हमारे पास ये रहे, उसकी घिसाई भी टिक करनी है। तो नंबर 3 है हमारे पास विक्रय, भूल से खरीद वापसी में लिखा है, नहीं खरीद वापसी भी हमारी टिक मार्क होगी और विक्रय भी टिक मार्क होगा, तो वो दोनों को भी हम टिक मार्क करेंगे। तो विक्रय और खरीद वापसी दोनों, तो देखो ये हमारे पास यहाँ लिखे हुए हैं, उनको हम दोनों को टिक मार्क कर लेते इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास विज्ञापन खर्च का 1/4 अगले वर्ष में ले जाना है। तो विज्ञापन खर्च को भी हम टिक मार्क करते, तो ये भी हमको लास्ट में दिया हुआ है विज्ञापन खर्च, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा हुआ। ये किस तरह से क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्टेप 1 होता है ड्रॉ द अकाउंट्स। इस चैप्टर में हमको कितने अकाउंट्स बनाने के रहेंगे, 5 अकाउंट बनाने के हैं। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो सबसे पहले व्यापार खाता बनता है, उसके बाद में लाभानी खाता, फिर लाभानी वितरण खाता, उसके बाद पूंजी खाता या तो चालू खाता, दोनों में से जो हो। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पूंजी खाता बनेगा। और लास्ट में हमारे पास दिया हुआ है आर्थिक चिट्ठा, यानी कि सकल पक्की तलपट जो है हमारी वो। अब सबसे पहला हमारा है व्यापार खाता, वो लिखा। दूसरा दिया हुआ है लाभानी खाता, वो भी देखो यहाँ लिखा हुआ हमारे पास में लाभानी खाता। उसके बाद में लाभानी वितरण खाता, और यहीं पर हमारा पूंजी खाता भी होगा। तो साझेदारों का पूंजी खाता भी हमारे पास में है। उसके बाद में है हमारे पास पक्की तलपट है, वो 19 की है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी पक्की तलपट भी हमारे पास रेडी है। तो किस तरह से इनको करना है, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ था हमको। सबसे पहले जमा बाकियों को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जमा बाकियों में सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ, पेपर देखते जाना है तो ही ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है अपना, और इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ हमको पेपर सामने रखना है, मैं जमा बाकियों को बोलते जाऊँगा और उनका कहाँ पर हमको नोट डाउन करना है, किस तरह से करना है, वो भी बताते जाऊँगा। तो जमा बाकियों में देखते हैं हम पूंजी खाता दिया हुआ हमारा। तो सबसे पहले हम पूंजी खाते में जाएंगे और वहाँ पर पूंजी खाते के अंदर हम लिखेंगे शेष आगे लाए। जब भी पूंजी दी हो तो उसको पूंजी खाते के जमा में हम लिखते हैं शेष आगे लाए। तो देखो पूंजी खाते का जमा में हमने यहाँ लिखा होगा, ये हमारा पूंजी खाता है। और पूंजी खाते के जमा में देखो यहाँ पर हमने पूंजी खाता ये रहा, उसके अंदर जमा साइड, यानी कि ये हमारी कौन सी साइड है, जमा साइड है, वहाँ हमने जमा में लिखा है शेष आगे लाए। रकम दी हुई है 1,40,000 और 1,34,000। तो देखो दोनों रकम हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। तो उसके बाद में हम देखते हैं बिक्री दी है। तो बिक्री हमारे कहाँ आती है, व्यापार खाते के अंदर आती है। तो व्यापार खाते में देखो जमा साइड में लिखा होगा बिक्री, व्यापार खाते के जमा साइड में आती है, तो हमने वहीं लिखा उसको। 1,20,000 है तो 1,20,000। फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए जगह छोड़ी हुई है,
2-3 लाइन छोड़ के रखनी है, क्योंकि हमारे पास आगे की चीज़ अभी है नहीं। तो बिक्री माइनस बिक्री वापसी हमारा फॉर्मेट में ही है और नहीं लिखी बिक्री उसी के अंदर आती है। तो ये हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ था। तो यहाँ पर हमको बिक्री माइनस बिक्री वापसी प्लस नहीं लिखी बिक्री लिखकर जगह छोड़ देनी है। जो चीज़ हमारे आइटम्स बाद में आ रही हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समय तो वो आते जाएंगी। यहाँ डायरेक्टली सॉल्यूशन इसलिए दिख नहीं रहा है, एडवांस पूरा दिख रहा है। उसके बाद में माल वापसी उधार यानी हमारी होती है खरीद वापसी। देखो वो भी यहीं पर आती है, व्यापार खाते के अंदर खरीदी में से माइनस करते। देखो यहाँ लिखा हुआ है खरीदी, उसमें से खरीद वापसी का माइनस किया हुआ है यहाँ पर हमने, तो वो भी हमारे पास में यहाँ है। फिर देना यानी कि हमारा लेनदार होता है, ये हमारा पूंजी दायित्व में आएगा। तो देखो पूंजी दायित्व तो हमारे पास कहाँ है, आर्थिक चिट्ठे में पक्की तलपट में होता है। तो देखो ये हमारी पक्की तलपट है, ठीक है। तो पक्की तलपट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे पक्की तलपट के अंदर हमारे पास में यहाँ देना यानी कि लेनदार होगा। तो देखो लेनदार कहाँ है हमारे पास, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है लेनदार 79,000 की रकम दी हुई है। तो पेपर में देखते जाना है और इसके ऊपर जो समायोजन है वो हम बाद में प्लस माइनस करेंगे, जो भी होगा वो। उसके बाद अदत्त मजदूरी, ये भी हमारा दायित्व है। तो देखो अदत्त मजदूरी लिखा हुआ है, कितना है 700 रुपये है, तो 700 रुपये लिखा हुआ है। धर्म की लोन, ये भी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो दायित्व है। लोन किसी की भी हो तो वो यहाँ पर, और ये साझेदार की लोन है, धर्म एक साझेदार है तो उसकी लोन लिखी हुई है 30,000। उसके बाद में प्राप्त बट्टा, ये हमारे लिए आवक है। तो आवक कहाँ लिखते हैं, लाभानी खाते के जमा में आवक लिखते हैं। तो ये देखो आवक है प्राप्त बट्टा, तो ये प्राप्त बट्टा हमारी आवक दी हुई है 6600 रुपये, हमने यहाँ 6600 रुपये लिख दिए हैं। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पेडी का दायित्व होता है। तो हम दायित्व में वापस जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास बीओडी है या नहीं। तो देखो ये हमारी बीओडी हमको मिल गई है, 3400 रुपये हमको यहाँ पर दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बीओडी। ओके, उसके बाद हमको उधार बाकियों की तरफ आगे चलना है। तो उधार बाकियों में हम पहला नंबर पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, धर्म और कर्म का आहरण। तो पूंजी खाते में आहरण हम लिखाते हैं। तो आहरण देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, पूंजी खाते के अंदर आहरण कितना दिया है, डी और के यानी धर्म और कर्म 24,500 और 5,000। तो देखो दोनों की रकम हमने यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों की ये रकम आ गई है। उसके बाद में अब हमको दिया हुआ प्रारंभ स्टॉक, तो वो कहाँ मिलेगा हमको, वो हमको मिलेगा व्यापार खाते के सबसे पहले, क्योंकि व्यापार खाते में प्रारंभिक स्टॉक लिखा जाता है। ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, उस तरह से हम आगे चल रहे हैं। तो प्रारंभिक स्टॉक 15,000 दिया है, तो देखो 15,000 की रकम हमारी यहाँ आ भी गई है। उसके बाद खरीदी, तो वो भी यहीं पर आती है, देखो खरीदी लिखी हुई है 80,000 बोला है, तो 80,000 हमने यहाँ लिखा हुआ है। फिर माल वापसी जमा यानी बिक्री वापसी, तो देखो वो यहाँ है हमारी, कितनी दी हुई है 3,000, तो हमने 3,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। लेना यानी होता है हमारा देनदार। तो देखो ये हमारे कहाँ होंगे, पक्की तलपट में होंगे। तो पक्की तलपट में चलते हैं, वहाँ हम लेना यानी कि देनदार। तो देखो देनदार हमारे पास यहाँ है 27,400 के, तो 27,400 की रकम यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास है वेतन हमारा ये लाभानी के खाते में आता है, तो वहाँ का खर्च है तो वहाँ लिखेंगे वेतन। तो वेतन के ऊपर देखो समायोजन हमने टिक किया था, तो वेतन के ऊपर हमने लाइन छोड़ी हुई है 13,200। इस समायोजन को हम यहीं की यहीं सॉल्व कर देंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन, क्योंकि देखो इसमें तारीख लिखी हुई है 28/2 और हमारा साल कब ख़त्म होता है 31/3 यानी 1 महीने बाद। तो ये जो वेतन दिया हुआ है कब तक का है, 28/2/2019 यानी 11 महीने का है। तो 1 महीने का वेतन हमको निकालना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं, तो देखो 11 महीने का वेतन हमको दिया हुआ है 13,200, तो 1 महीने का कितना, ये पद रखकर हम निकाल सकते हैं। तो 13,200 को 11 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1,200। तो देखो चुकाना बाकी करके हमने अदत्त वेतन करके 1,200 लिखा हुआ है और टोटल मिलाकर 12 महीने का वेतन हमारे पास आ गया 14,400, जो कि एक गुप्त समायोजन है। तो इसकी दूसरे असर होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि समायोजन की कम से कम 2 असर देनी ज़रूरी है। तो इसकी दूसरी असर हमने आर्थिक चिट्ठे में दी होगी दायित्व साइड में, क्योंकि अदत्त चुकाना बाकी हमारे लिए दायित्व हुआ, वो हमने लिखा होगा यहाँ पर अदत्त वेतन करके। देखो कहीं लास्ट में हमने अदत्त वेतन करके लिखा हुआ है 1,200 रुपये, जिसकी हमने कैलकुलेशन की थी, किस तरह से की थी, 13,200 को 11 से भाग देकर, क्योंकि 11 महीने का वेतन चुकाया हुआ है। आगे चलते हैं हम, क्या दिया हो, ऑफिस यंत्र 2 संपत्ति है, वो भी यहाँ लिखा होगा
ऑफिस यंत्र हमने देखो ये लिखा हुआ है, ऑफिस यंत्र कितने का दिया हुआ है 71,760। ये हमारा टिक मार्क है, नीचे एडजस्टमेंट हुआ है। तो जो घिसाई यहाँ पर तुरंत के बाद दी है वो प्लस कर दी जाती है। तो पुरानी घिसाई है, मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में पुरानी, उसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 6240। और इस तरह से हमारा टोटल यंत्र कितना है 78,000 का है। वो आगे समय जन आएगा तब आगे की सॉल्यूशन की प्रक्रिया बाद में करेंगे। मकान दिया है, देखो मकान ये रहा 80,000 है, तो 80,000 की रकम लिखी हुई है। मजदूरी की बात करते हैं तो मजदूरी हमारे पास में कहाँ आती है, व्यापार खाते में आती है। तो व्यापार खाते पर हम चलते हैं, वहाँ देखो हमारे पास यहाँ मजदूरी लिखी है, ये रही कितनी है 1600 है, तो हमने 1600 पूरी लिखी है। बीमा प्रीमियम हमारे आता है लाभानी खाते में, तो बीमा प्रीमियम हमने लाभानी खाते के अंदर ही लिखा होगा। तो देखो 1800 रुपये। दिया बट्टा ये भी हमारा यहीं पर आता है, तो इसको भी हमने लिखा दिया बट्टा ये रहा 3200 रुपये। फिर है लोन का ब्याज, तो लोन का ब्याज है हमारे पास कितना 1800 रुपये। तो ये देखो यहाँ पर मैंने टोटल मार्कर 1800 कर दिया है, 1200 प्लस 600, तो ये हमारा डायरेक्टली आएगा। ये चुकाना बाकी हमको यहाँ जस्ट एक कट कर देना है। डायरेक्टली यहाँ हम क्या लिखेंगे 1800 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। तो लोन का ब्याज हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, कितना है वो 1800 रुपये हमारे पास डायरेक्टली रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर समायोजन नहीं दिया है। तो 1800 रुपये हमारा सीधा लोन पर ब्याज जो हमारा दिया है वही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में फर्नीचर, ये हमारी संपत्ति है, हमको संपत्ति साइड में मिलेगा पक्की तलपट के अंदर। तो फर्नीचर में हमको लिखा हुआ है कितना 87,000 है, तो 87,000 पूरा देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर। और 87,000 स्टेशनरी खर्च लाभानी खाते के उधार में आता है, तो ये हमको वहाँ मिलेगा स्टेशनरी खर्च 7,000, लेकिन इसके ऊपर समायोजन है, इसके लिए जगह छोड़ के रखनी है। उसके बाद विज्ञापन खर्च ये भी लाभानी खाते में आता है, 36,000 दिया है तो 36,000 लिखा है। उसके बाद है रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष है संपत्ति हमारी, तो संपत्ति हम लिखेंगे पक्की तलपट के अंदर संपत्ति साइड में, तो संपत्ति हमने लिखा हुआ है 51,200, ठीक है। उसके बाद में समायोजनों को हमको एक एक करके सॉल्व करना है। फर्स्ट है अंतिम स्टॉक 21,000, जिसमें स्टेशनरी स्टॉक, तो देखो अंतिम स्टॉक हमारे संपत्ति साइड में लिखने का होता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अंतिम स्टॉक 21,000, उसमें 2,000 स्टॉक किसका है स्टेशनरी का, तो 19 + 2 करके मैंने यहाँ शो किया हुआ है, 19 + 2, तो टोटल होता है 21,000, वो यहाँ है। इसकी दूसरी इफेक्ट हमारे पास कहाँ होती है, एक व्यापार खाते के अंदर होगी, और स्टेशनरी का स्टॉक शामिल है, इसलिए स्टेशनरी खर्च में से माइनस भी करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी खर्च में से यहाँ पर हमने माइनस करके दिखाया हुआ है 2,000, तो 7,000 - 2,000 कितना है 5,000। उसके बाद में अंतिम स्टॉक है जो दूसरा है वो व्यापार खाते के अंदर भी आएगा, तो यहाँ हमने डायरेक्टली माल का स्टॉक है सिर्फ वही दिखाना है। तो 21,000 में से 2,000 स्टेशनरी का था, उसको हटा दिया है, माइनस कर दिया है। 19,000 जो बचा उसकी इफेक्ट हमने व्यापार खाते के अंदर यहाँ दी हुई है व्यापार खाते में। नेक्स्ट है घिसाई का, यंत्र पर घिसाई का दर बढ़ाकर 10% करना है। ये पेपर में देखते जाना है, सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है। तो यंत्र पर घिसाई का दर है 10%, तो 10% यंत्र हमारे पास कितने दिए हुए हैं 78,000 हमने लास्ट टाइम देखा, यहाँ पर 78,000 है, उसमें से 10% करेंगे तो 7800 आएगा, वो माइनस करेंगे 70,200 बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में इसकी सेकंड फैक्ट देनी है, तो सेकंड फैक्ट हमारी लाभानी खाते के अंदर आएगी, क्योंकि ये ऑफिस यंत्र है। तो ऑफिस यंत्र हमारे पास यंत्र की घिसाई यहाँ पर लिखी हुई है डायरेक्टली 7800 रुपये बार। थर्ड नंबर का समायोजन है 1,000 का उधार विक्रय भूल से खरीद वापसी बही में लिखा है। तो खरीद वापसी बही में भूल से लिखा है, विक्रय था जो विक्रय में लिखना चाहिए था, तो व्यापार खाते में इसकी एंट्री होगी। तो व्यापार खाते में देखो बिक्री में नहीं लिखा विक्रय, जो लिखना चाहिए था तो लिखा नहीं है, तो 1,000 का नहीं लिखा विक्रय यहाँ प्लस हुआ। और ये भूल से कहाँ लिखा खरीद वापसी में, तो खरीद वापसी हमारी दी हुई थी 2,000 रुपये, उसमें से ये भूल से लिखा हुआ था, इसके लिए इसको हटा देंगे। तो 2,000 - 1,000, तो एक्चुअल कितना होगा 80,000 - 1,000 का खरीद व्यवसाय, और बाहर के कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 79,000। इनकी दूसरी इफेक्ट भी होगी हमारी, कहाँ होगी, तो ये आर्थिक सिस्टम में होगी,
क्योंकि खरीदी और बिक्री दोनों असर करते हैं देनदार और लेनदार को। तो बिक्री की असर होती है देनदार में, वहाँ लिखना है नहीं लिखी बिक्री कितनी है 1000, तो 27,400 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 28,400। उसके बाद में लेनदार में भी जो खरीद वापसी है उसका असर होगा, तो भूल से लिखी खरीद वापसी थी वो यहाँ पर प्लस हो जाएगी 79 प्लस 1 80,000 हो जाएगा। और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा विज्ञापन खर्च का 1/4 भाग अगले वर्ष ले जाना है। तो विज्ञापन खर्च ये हमारे कहाँ पर है, लाभानी खाते में है। तो लाभानी खाते में देखो विज्ञापन खर्च ये रहा, उसमें से हमको 1/4 भाग यानी 36,000 को 4 से भाग देंगे तो 1/4 निकल जाएगा, उसका कितना आएगा 9,000, वो अप्लिकित करना है। कितना बचेगा बाहर के कॉलम में 27,000। ये 27,000 की इफेक्ट हम कहाँ देंगे पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन खर्च अप्लिकित किया है अगले आने वाले वर्ष के लिए, तो वो कितना है 9,000। तो 9,000 की इफेक्ट हमने संपत्ति साइड में दी हुई है, ऐसे इसको अग्रिम चुकाया विज्ञापन खर्च भी बोल सकते हैं। तो वो है हमारे पास कितना 9,000 अग्रिम चुकाया विज्ञापन खर्च। ठीक है, तो ये हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए। सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के बाद इनका 1 बाय 1 करके व्यापार खाते से स्टार्ट करना होता है टोटल। तो यहाँ पर टोटल करेंगे, तो टोटल में बिक्री साइड का पहले टोटल करते हैं जमा साइड का, तो कितना आएगा पहले बिक्री का टोटल करते थे 1,20,000 था, फिर 3,000 उसमें से माइनस किया बिक्री वापसी और 1,000 प्लस किया तो 1,18,000 आया। उसमें स्टॉक था उसको प्लस किया तो टोटल आया 1,37,000 इसका लगभग टोटल है। तो हमने देखो यहाँ 1,37,000 टोटल लिखा और टोटल के नीचे डबल लाइन करनी है, हमको ध्यान रखना है। उसमें से इस 1,37,000 में से माइनस करना है एक एक करके प्रारंभिक स्टॉक 15,000 को, 79,000 को और 1,600 को। तो कितना बचेगा 41,400 जो हमारे पास बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा सकल लाभ होगा। क्या होगा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे सीधा लाभानी खाते में। तो देखो लाभानी खाते के अंदर हमने यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है सकल लाभ, अगर हानि होती तो इस साइड लाते। तो ये सकल लाभ है, इसका अब हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल 41,400 प्लस 6600 तो कितना होता है 13,000 होता है। तो टोटल हमने लिखा हुआ है 41,400 प्लस 6600 जो होता है वो, क्योंकि इसमें टोटल अब चेक करेंगे इस साइड का ज़्यादा हो रहा उधार तो यहाँ नहीं आएगी। तो 14,400 प्लस 1,800 3,200 1,800 5,000 27,000 7800 इन सब का प्लस किया तो 61,000 हमारे पास आया। तो 61,000 में से हमने जो पुराना इस साइड का इन दोनों का टोटल था 48,000 उसको माइनस किया तो हमारे पास हानि आई। अगर डिफरेंस जमा साइड में अंतर आता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध हानि। तो ये शुद्ध हानि हमारे पास यहाँ पर जमा है और वो कितनी है 13,000 है। तो 13,000 हमने यहाँ लिखा। अब आगे चलते हैं तो लाभ इसका टोटल अब हम लाभानी वितरण खाते में ऐसे उसको हम वहाँ बांट सकते थे, क्योंकि लाभानी वितरण खाते का कोई भी समायोजन हमको दिया हुआ नहीं है। फिर भी अगर नहीं बांटना अकाउंट क्रिएट किया ही है बनाया ही है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे लाभानी वितरण खाते के अंदर लिख देते हैं। तो देखो लाभानी वितरण खाते के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आया, लेकिन हमने ये शुद्ध हानि को वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, वो जमा में था तो यहाँ उधार में हमने लिखा। अब इसका टोटल किया तो 13,000 आया। तेरह हज़ार इसका जो टोटल आया हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है 13,000। तो 13,000 में से हम इसको माइनस करेंगे, कुछ है ही नहीं माइनस करने को, तो 13,000 को ही हम बांट देंगे। किस अनुपात में बांटना था समान अनुपात में। पेपर के अंदर सवाल में पहले ही लिखा हुआ है कि समान भाग में लाभानी बांटने। तो 6500 यहाँ पर इनका 6500 ठीक है, उसको हम यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते के उधार साइड में। तो 6500 यहाँ देखो हमने इसको शो किया हुआ है, लिखा हुआ है 6500 लाभ हानि वितरण खाता लिखकर शुद्ध हानि। अब हम पूंजी खाते का टोटल करेंगे। देखो पूंजी खाता हमारे सामने है, उसमें जमा साइड में सिर्फ एक ही एंट्री आई हुई है, सिर्फ शेष आगे लाए यानी पूंजी पुरानी। और उधार साइड में हमारे पास में यहाँ पर दो एंट्री हैं, एक आहरण खाता और लाभ हानि वितरण खाते का हानि। ठीक है, तो इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो डी का टोटल 1,40,000 हो रहा है, क्योंकि 40,000 के सिवा और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पर तो हम डायरेक्टली 1,40,000 उसमें से इसको और इसको दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंस आएगा
वो हमारा शेष आगे ले गए। इसी प्रकार कर्म का 1,34,000 था, वो टोटल यहाँ के यहाँ रहेगा। उसमें से 5,000 और 6500 माइनस करेंगे तो आएगा 1,22,500। ये हमारा शेष आगे ले गए। कहाँ पहुँचेगा? सीधा आर्थिक छिट्टे में पूंजी में। तो देखो यहाँ हमने शो किया हुआ ही है कि पूंजी दी हुई है हमारे पास, सबसे पहले ये और के डी के 1,09,000 1,22,500 बाहर निकाला तो 2,31,500। अब क्या करेंगे? हम जितने भी थे सबका टोटल कर देंगे। सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। टोटल करेंगे तो दोनों साइड का हम टोटल करके देखते तो 3,46,800 आ रहा है। तो ये दोनों साइड का टोटल हमारा अगर मैच हो जाता है, सही है, तो आंसर हमारा राइट है, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस पेपर का सॉल्यूशन रहा। तो इस पेपर का सॉल्यूशन का मोटिव है, हमने स्कूल के अंदर जो टेस्ट दिया है उसको हम चाहे तो हमारा मैच कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाई है कुछ रीज़न से, तो वो भी यहाँ से अपना सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हैं, पेपर्स अटेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।